एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम हार्ट डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे, उसके साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि आजकल जो बात की जाती है कि दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती चली जा रही हैं। इवन यंग जनरेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है। क्या हमारी ग़ज़ा जो है वो ठीक नहीं है? क्या हमारा लाइफस्टाइल है जो इस चीज़ का जिम्मेदार है? और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी लाहक हो जाती है तो फिर तरीका इलाज क्या है? क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से हम वो ऑप्शन इलाज के लिए नहीं ले पाते हैं और उल्टा हमें और नुकसान हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अताउल्लाह मौजूद है, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और हमारे साथ जो माहिर ग़ज़ायात मौजूद हैं, जो लाइफस्टाइल के हवाले से हमें बात करेंगे और इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, डॉक्टर उमैर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और आज का प्रोग्राम स्पेशली हमने इसीलिए डिज़ाइन किया कि हमारे साथ एक माहिर न्यूट्रिशन भी मौजूद हों, जो हमें बताएं लाइफस्टाइल और खुराक का किस हद तक रोल होता है इन बीमारियों से बचने के लिए, प्रिवेंशन में बेसिकली, और ये बीमारियाँ हो क्यों रही हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे मैं शुरू करूँगी। Thank you, ma'am. It's been honor and a privilege. I'm a cardiovascular surgeon by profession. So, जब हम बात करते हैं दिल की बीमारियों की तो हम बात करते हैं इस्कीमिया की, हम बात करते हैं एंजाइना की, हम बात करते हैं वल्वुलर हार्ट डिजीज़ की, हम बात करते हैं कार्डियोमायोपैथीज़ की। ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हैं? जब हम इस्कीमिया की और एंजाइना की हम बात करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये दिल की शरेयानें जिनमें बीमारियां सिकुड़ जाती हैं, दिल की शरेयानें सिकुड़ जाती हैं या जिस पे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसको हम कहते हैं इस्कीमिया कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब हम जिसमें कन्फ्यूजन लोगों को पैदा होती है, वो कन्फ्यूजन लोग कहते हैं जी मेरे वेल्व बंद हैं। टेक्निकली वेल्व लोग शरेयानों को समझते हैं। जो वेल्व हैं वो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उन 4 चैम्बर्स के 4 दरवाजे होते हैं, उनको हम कहते हैं वेल्वुलर वेल्व्स कहते हैं, और वो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं, जिनमें आपके दिल के पट्टे का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो सूज जाता है। और ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो हम मेंशन करने चाहेंगे वो दैट इज़ हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। ये इसको हमने कैसे लेके जाना है और क्या करना है, उसके बारे में सबसे पहले जो हमारी जनरल आगाही मुहिम होनी चाहिए कि वी शुड नो कि व्हाट दीज डिजीज़ आर। जैसे आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि वी शुड नो, और इसमें हमने देखना है कि पेशेंट के सबसे पहले ईसीजी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पेशेंट के सिम्टम क्या हैं। हम जो अच्छा, ये तो हम तब की बात कर रहे हैं जब बीमारी लाहक हो जाती है। मैं इस पर मज़ीद भी बात करूँगी कि क्या अलामात हैं व्हेन वी आर सपोज्ड टू रिपोर्ट टू हॉस्पिटल अगर कोई हार्ट डिजीज़ हो रही है। अक्सर ये सुनते हैं और बहुत दफ़ा ये रेशो है कि हार्ट अटैक हुआ और जानवर ना हो सके, और इतना स्वेयर हार्ट अटैक था कि जान से चले गए। उमैर साहब आपकी तरफ में आऊँगी, इस पर मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी कि रीज़निंग क्या है। उमैर साहब, ग़ज़ा का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस सारी चीज़ में? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल जितना इम्पोर्टेंट रोल डॉक्टर साहब ने बताया है कि मेडिसिन का और मेडिकल साइड का है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रिवेंटिव ऑप्शन है हमारे पास वो ग़ज़ा है और लाइफस्टाइल है। तो हम जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है दुनिया में, आपने देखा है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और अलॉन्ग विद अदर डिजीज़ जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं ये क्योंकि इकट्ठी चलती हैं। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है उसमें कार्डियक भी आ जाती है, डायबिटीज़ भी, ओबेसिटी भी, तो ये सारी वजह चलती हैं। और खुराक जो है सबसे ज़्यादा इसकी वजह बन रही है। और ख़ास करके हमारे जो हम जिस माशरे में हम रह रहे हैं, ये जनूबी एशिया का जो खित्ता है, यहाँ पे जो यहाँ का इन्वायरमेंट है और यहाँ पे जो खाने के जो हमारे आदाब हैं, जो खाने के तरीक़ाकार हैं, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम कमिटेड नहीं हैं अपनी फूड के बारे में। हम कभी भी पोर्शन साइज़ अपना डिसाइड नहीं करते। जिस तरह वेस्टर्न पीपल जो हैं वो पहले से प्री प्लान पोर्शन साइज़ के साथ चलते हैं, तो हमारे यहाँ चूँकि डाइट की इतनी अवेयरनेस नहीं है तो हमें पता ही नहीं है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में आगाही नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस जो है खुराक के बारे में वो बहुत कम है लोगों के अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अथॉरिटीज़ आ रही हैं और फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है वो काम कर रही हैं, तो कुछ अवेयरनेस जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में भी वो कन्वे कर रही हैं। लेकिन मेन वजह यही है, आपने जिस तरह बताया कि डाइट जो है वो हमारी ठीक नहीं है, उसकी मैं
सारी चीज़ें साथ लेके चलता हूँ। जिस तरह डाइट की पहले प्रोडक्शन जो है वो भी ठीक नहीं है, फिर उसका पहुँचना प्रोसेसिंग तक वो तरीकाकार पाकिस्तान के अंदर सप्लाई चेन साफ है ही नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर हम खुद इतने केयरलेस होते हैं उमैर साहब कि हम अपनी चीज़ों को उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी कि फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, स्पाइस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया तो हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि हम चिकनाई ज़्यादा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की तो हमेशा ये कहा जाता है कि शुगर एंड ब्लड प्रेशर ये दो बीमारियां हैं विच लीड्स टूवर्ड्स कार्डियक बीमारियां जो दिल को कमज़ोर करती हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की मद में शरियानों को सिकुड़ना हो या दिल की कमज़ोरी के बायस हो। क्या आप क्या समझते हैं अगर ये बीमारी हो जाती है, दिल की बीमारी हो जाती है, फिर व्हाट आर द सिम्टम्स जब आपको सीरियस लेने की ज़रूरत है? कुछ फ्री हैंड चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसा होता है कि हार्ट अटैक हुआ और इंसान की जान चली गई। इतना स्वेयर केस क्यों हो जाता है? मैं आपकी बात को थोड़ा ना एक्सटेंड करूंगा। इसमें यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे माशरे में आजकल कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ का है, दैट इज़ स्मोकिंग। जो रिसेंट सर्वे हुए हैं कि दैट 17% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन, नॉट वी टॉक अबाउट यूथ, दैट दे आर स्मोकर। उसके बाद हाइपरटेंसिव भी आ जाता है, उसके बाद डायबिटीज़ भी आ जाता है, असाबी स्ट्रेस एलिमेंट भी आ जाता है, डाइटरी फैक्टर भी आ जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स जो आ जाते हैं। सो हाउ विल गोना मैनेज देम, यू नो, हाउ व्हाट आर द सिम्टम? पेशेंट ऑफ कोर्स सबसे पहले पेशेंट को जो सबसे कॉमन उसकी सिम्टम है, जैसे चेस्ट पेन, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। जो मिसडायग्नोज होता है हमारे माशरे में, लोग कहते हैं जी मेरे मैदे में जलन हो रही है, और काफ़ी अरसे से हमारे पास ऐसे पेशेंट आए हैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में जिन्होंने दे कीप कंप्लेनिंग एंड दे वेंट टू वो लोकल डॉक्टर्स के पास गए हैं और उन्होंने कहा मैं मैदे में तकलीफ है, बट टेक्निकली इट वाज अ कार्डिक इशू। अच्छा। सो अगेन जबड़े में दर्द होना, बाजू में दर्द जाना, बहुत सारे सिम्टम जो टिपिकल सिम्टम है आपके, जो जिसकी आगाही होनी बड़ी ज़रूरी है हमारी नेशन के लिए। और इसको हमने मॉडिफाई कैसे करना है? ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज जस्ट अ किलर। कंट्रोल, अपना हाइपरटेंसिव कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसे कहते हैं कि जो एडवाइस किया गया है कि दैट 20 मिनट 3 times a week is its इंटरनेशनल रिकमेंडेशन। और आई रियली डोंट थिंक को आप अगर एक हफ्ते में अगर आप 60 मिनट अपनी ज़िंदगी को देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा टाइम है। बिल्कुल 60 मिनट को आप 7 पे डिवाइड करें तो वो पर डे इतना ज़्यादा भी नहीं बनेगा। वो आप 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आप उसको अगर निकालना चाहें तो। हाँ जी। अब दो चीज़ें हैं जी, कुछ मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं। एंड नॉन मॉडिफाइड फैक्टर आर जेनेटिक फैक्टर ये है कि अगर मेरी फैमिली में कार्डिक डिजीज़ रन करती है, या मेरी फैमिली में हाइपरटेंसिव डिजीज़ रन करती है, या मेरी फैमिली में शुगर रन करती है, तो मैं उस पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन व्हाट आई कैन प्रिवेंट, यू नो, आई कैन प्रिवेंट माई ब्लड, आई कैन कंट्रोल माई ब्लड प्रेशर, आई कैन कंट्रोल माई डायबिटीज़, आई कैन कंट्रोल माई स्ट्रेस एलिमेंट, आई कैन डू रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल बेसिकली, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत मैटर करता है। द बेस्ट मेडिकेशन, व्हाट माय टीचर यूज्ड टू टेल मी, जो मुझे कहा करते थे कि द बेस्ट मेडिकेशन इज अ प्रिवेंशन मेडिकेशन। बिल्कुल सही। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। लेकिन क्योर की तरफ भी हम आएंगे कि हमारे पास अगर हार्ट डिजीज है तो उसमें ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, और जो लोग डरते हैं उन ऑप्शंस को सीख करने में, वो क्यों डरते हैं, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। मैं सब आपकी तरफ में आऊँगी। डाइट प्लान क्या होना चाहिए? एक अच्छा डाइट प्लान क्या होना चाहिए? एक अच्छा डाइट प्लान जो है उसको कम्प्रीहेंसिवली जो सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कवर करने चाहिए। प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। अच्छा, इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर कुछ बैड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिस तरह फैट है उसमें गुड फैट भी हैं और बैड फैट्स भी हैं। अब बैड फैट में जिस तरह आपके सैचुरेटेड फैट्स हैं, जिस तरह आपका देसी घी है, और ये आपके जो एनिमल सोर्सेज से आने वाली जो फैट है, जो वो जो है वो बैड फैट में कंसिडर होती है। और गुड फैट जो है जितनी भी प्लांट सोर्सेज से आपकी फैट आती है वो होती है। लेकिन अमंग दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स, जो मेजर न्यूट्रिएंट हमारे 3 हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसमें प्रोटीन इज़ द गुड बेस्ट न्यूट्रिएंट, जो क्या है, जो डायबिटीज़ के लिए भी, कार्डियोवैस्कुलर के लिए भी रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रोटीन को डाइट में बढ़ाएं
और अपनी कार्बोज और अपनी फैट को कम। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर आप रेड मीट ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी अफेक्ट कर सकता है आपकी हार्ट डिजीज को। अगर आप गोश्तखोर ज्यादा हैं तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो भी अगेन फिर सैचुरेटेड फैट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, रेड मीट के अंदर सैचुरेटेड फैट जो है वो ज्यादा है। अब असल मसला ये है, अभी देखें मैं रिसेंटली एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह खुराक की कंपनियां जो हैं वो जा रही हैं न्यूट्रिशियस फूड की तरफ, डाइट फूड की तरफ। अभी वेरी रिसेंटली इट इज़ अ न्यू जो इन्फॉर्मेशन कि कोका कोला जो दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी है, उन्होंने कोला बेवरेजेस से हट के जो है ना वो मिल्क की तरफ आ रहे हैं। दे आर कमिंग टुवर्ड न्यूट्रिशन फूड। सो बड़ी कंपनियां जो हैं वो क्या कर रही हैं कि न्यूट्रिशियस फूड, एक बहुत अच्छा दूध लॉन्च कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन हाई, फैट कम और लैक्टोज की क्वांटिटी जो है वो हाफ कर दी जाए। तो अब ये कंसेप्ट जो है ये हमें अपनी डाइट में भी डालना पड़ेगा। अब पर्टिकुलरली दिल की बीमारियों के लिए कुछ तजावीज़ हैं मेरी खुराक के वाले से लोगों के लिए कि एक तो अपने पोर्शन साइज़ को जिस तरह मैंने कहा है कि मेंटेन करें, प्री प्लान करें अपना पोर्शन साइज़ के, प्लेट अपनी छोटी करें, उस प्लेट के अंदर जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और ग्रेन्स जो है उनको बढ़ाएं, स्पेशली जो होल ग्रेन्स हैं उनको बढ़ाएं। अपनी डाइट के अंदर कैलकुलेट करें अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके कि आप सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मतवाजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। पर्टिकुलरली विटामिन डी जो है उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस की गई है इस वक्त तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। हमने भी सर्वे करवाया था, उसमें 95% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डेफिशिएंट हैं विटामिन डी के। क्योंकि ऑब्वियसली वो डायरेक्ट खुराक के उसमें तो आता नहीं है, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स या फिर सूरज की रोशनी है जिससे आपको विटामिन डी मिलती है। ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देन अगेन फिर ये भी कहा जाता है कि अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और उसके साथ कैल्शियम कंज्यूम नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है विटामिन डी बढ़ाने में है। एक कुछ और भी कंसेप्ट हमारे यहाँ बना हुआ है, विटामिन डी के हम सप्लीमेंट लेते हैं, खवातीन अमूमन वो उनको देते हैं जी आप इस जूस में डाल के। लेकिन एक उसमें बड़ी रिसर्च इंटरनेशनल ये है कि जो ब्राउन स्किन है और जो ब्लैक स्किन है उनमें इसकी एब्जॉर्प्शन कम है एज कम्पेयर टू द वाइट स्किन। सो वो हमें इतना ज्यादा जूद अमज जो है वो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आऊंगी। हम कार्डियक बीमारियों के हवाले से बात कर रहे थे और अगर आपको दिल का आर्जा लाहक हो गया है, अभी आप जैसे सिम्टम्स बता रहे थे, खुदा ना खास्ता, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो उसके अराउंड लोग हैं वो कर सकते हैं उसको? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट जो सबसे पहले अगर आपको छाती में दर्द होता है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मूव द पेशेंट टू गिव हिम एस्प्रिन 300 मिलीग्राम एंड मूव द पेशेंट टू द नियरेस्ट गुड हॉस्पिटल जहाँ उसकी अर्जेंट ईसीजी हो। ठीक हो गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कुछ हमारे पास इन्वेसिव और कुछ नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसमें हम सेग्रीगेट करते हैं कि हमने किस पेशेंट को, अगर एक पेशेंट जिसको हमें हार्ट अटैक हो चुका है उस पर हमने इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस करनी है और एक जिस पे हमें सिम्टम है कि यार ही माइट बी हैविंग, ही माइट नॉट बी हैविंग, जिसमें ईसीजी है, एको है, स्ट्रेस टेस्ट है। हाँ जी। इसमें अब इन्वेसिव में कोरोनिक एंजियोग्राम आ जाता है, एंजियोप्लास्टी आ जाती है और ऑफ कोर्स एंजियोप्लास्टी कोरोनिक एंजियोग्राम प्लस प्रोसीडिंग जिसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी, और उसके बाद कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जो मेरा प्रोफेशन है उसकी तरफ हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ तो ऑब्वियसली अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाता है कि स्टंट डाल दिए और वो इशूज रिजॉल्व हो गया, लेकिन कुछ लोगों को डायरेक्टली रिकमेंड कर दिया जाता है बाईपास की तरफ और लोग इस चीज़ से बहुत डरते भी हैं। और सेकेंडली अगर हम अपने अस्पतालों की सूरत हाल देखें तो लिस्ट इतनी लंबी चली आ रही होती है कि आपको नंबर और बारी ही बहुत देर बाद मिलती है। उस टेन्योर में फिर वो पेशेंट क्या कर सकता है और क्या बाईपास ही आखिरी ऑप्शन है? इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट जो सोल्यूशंस हैं इस बीमारी के, क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं? और आप जिस सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, मैं चाहूँगी कि उस पर भी हम एक रोशनी डालें और देखें कि वो किस तरह से की जाती है और लोग कैसे सेटिस्फाइड और सेफ फील कर सकते हैं इस बीमारी में। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अताउल्लाह खां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, और उमैर बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयात हैं। और चूँकि हम डाइटरी प्लान्स के ऊपर भी बात कर रहे थे, ख़ासतौर पर हार्ट पेशेंट्स के लिए, तो उनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो हम बात कर रहे थे, जब इलाज की तरफ आते हैं तो सबसे पहले ऑप्शंस डॉक्टर ऑब्वियसली डिसाइड करते हैं, बट स्टंट, उसके बाद बाईपास, और ये दो ऑप्शंस जो हैं वो एक पेशेंट्स को दी जाती हैं। क्या कहेंगे आप इन दोनों ऑप्शंस के बारे में? असल में कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस सेट हो चुकी हैं जिसमें
एंजियोग्राफी के बाद देखा जा सकता है कि इस पेशेंट को आया स्टंट डलना है, कौन सा स्टंट डलना है, इसका बाईपास होना है नहीं होना। कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और उस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर पेशेंट को स्टंट डलना है तो पेशेंट को स्टंट डाला जा सकता है, और अगर पेशेंट का बाईपास होना है तो पेशेंट का बाईपास होना है। अब ये है कि जो मोस्टली जो कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसा पेशेंट जिसकी 3 नालियों में ज़्यादा तकलीफ है उसका बाईपास ज़रूरी है। और आप इसके लिए मोस्ट कॉमनली हमारे लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं साल मेडिकेशन पे, यार मैंने नहीं कराना। हाँ, क्योंकि उसके रिस्क फैक्टर्स भी बहुत बताए जाते हैं। मतलब अगर स्टंट डाला जाता है तो कहा जाता है कि स्टंट लाइफ 5 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है, उसके बाद आपको दोबारा से कुछ सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। बाईपास हो गया तो कहा जाता है कि आपकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। तो ये जो मिथ्स हैं पता नहीं एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस भी कर देती हैं कि वो क्या ऑप्शन ऑप्ट करे। टेक्निकली आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसे स्टंट 5 साल वाली ऐसी कोई एग्जिस्टेंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आया पेशेंट अपनी मेडिकेशन के साथ जस्टिफाई कर रहा है, क्या वो डाइट के जस्टिफाई कर रहा है, क्या वो एक्सरसाइज को जस्टिफाई कर रहा है। और रिगार्डिंग एज अ कार्डियोवास्कुलर सर्जन, बाईपास में हमारी जो कुछ ऐसी नालियाँ हम जिसको कहते हैं इंटरनल मेमोरी आर्टरीज हम लगाते हैं, जो हमने 15 साल और 25 साल की स्टडीज़ के बाद हमें पता चला है कि इसका मिनिमम पेटेंसी रेट, मतलब इसका काम करने का मिनिमम रेट 25 साल है। अच्छा, ठीक हो गया। एंड इट स्टैंड सेम फॉर अ गुड स्टंट, यू नो। बट एवरीथिंग, ये जितना भी मैटर करता है ये रिलेट करता है आपकी रूटीन और आपकी रूटीन पे, एग्जैक्टली फिजिक्स के ऊपर कि आप किस तरह मेंटेन रख पा रहे हैं। पेशेंट पे मजर करता है कि आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट कि ये नालियां आपने 10 साल चलानी है या 35-40 साल चलानी है, ये आपकी अपने पे मजर करता है, ना कि डॉक्टर पे। एनी हाउ, और बाकी चीज़ें हैं कि जो दूसरी इनोवेशंस हैं और वो डिफरेंट चीज़ें हैं, उसके मुताबिक मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था कि मैंने अपनी सेकंड फेलोशिप की है इटली से, सेंट आना यूनिवर्सिटी से, दैट इज़ मिनिमम इन्वेसिव कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जिसमें हमने कुछ ऐसे प्रोसीजर सीखे हैं जिसमें आई एम द ओनली सर्टिफाइड मिनिमम इन्वेसिव कार्डियक सर्जन ऑफ पाकिस्तान सर्टिफाइड। उसमें ऐसे प्रोसेस सीखे हैं कि जहाँ पे अब पहले मैं आपको बता दूं मिनिमम इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी है क्या जी। अगर एक स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल कन्वेंशनल कार्डियक सर्जरी का पेशेंट है तो उसका 6 से 8 इंच का हम इंसिजन देते हैं। जो मिनिमम इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी है उसका इंसिजन हम 2 से 4 इंच से ज़्यादा नहीं देते। अच्छा, अब हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कौन से पेशेंट में क्या हो सकता है, कौन से पेशेंट में नहीं, क्योंकि वो तो कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन। जो मैं उसके बेनिफिट्स आपको बताना चाह रहा हूँ, जो एक लेमैन के लिए एक बेनिफिट्स हैं, जो हमारी ऑडियंस के लिए हैं, कि अगर हमारे पास जो सबसे कॉमन वल्वुलर हार्ट डिजीज़ हैं वो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं, एक रोमैटिक हार्ट फीवर की वजह से होती हैं, जो सबसे कॉमन है। और उसमें मोस्टली जो पेशेंट होते हैं दे आर 20 ईयर ओल्ड, जो मीन एज है 20 ईयर ओल्ड। एक 20 ईयर ओल्ड का पेशेंट मेरे पास आता है और उसका मैंने एक स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल वे से उसका मैंने वेल्व रिप्लेस किया। अगेन मैं कहूँगा शरियान और वेल्व में डिफरेंस है मैं अपनी ऑडियंस के लिए। ठीक हो गया। अगर उसका मैंने ट्रेडिशनल नहीं किया और उसका मैंने राइट थोरैकोटॉमी की सर्जरी किया है तो वही बंदा जो 25-30 साल बाद फिर आएगा बाईपास कराने, तो उसके लिए बाईपास सर्जरी बिल्कुल आसान हो जाएगी बजाय के ये करने में कॉम्प्लिकेशंस। सेकंड थिंग, अब जो छोटा इंसिजन है, छोटा हॉस्पिटल स्टे है, लेसर द एक्सपेंस, छोटे इन्फेक्शन के चांसेस हैं और रिकवरी प्रोसेस। अब रिकवरी प्रोसेस में है कि मोस्टली ये वो लोग हैं, ये गरीब वो लोग हैं रोमैटिक हार्ट फीवर वाले, कि जो सोल अर्निंग गाइज होते हैं फैमिली के, और अगर आप उनका कन्वेंशनल वेल्वर प्रोसीजर करके आप उनको 2 से 3 महीने घर बिठाएंगे तो हु विल गोना अर्न। तो आपकी ये कोशिश होगी कि आप मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी करके जल्द से जल्द इनको लेट देम गो बैक। इस सर्जरी से क्या सिर्फ वॉल्व रिप्लेसमेंट होती है या बाकी प्रोसीजर्स जो हैं वो भी किए जाते हैं? वॉल्व रिप्लेसमेंट, एओर्टिक वाल्व का भी है, माइट्रल वाल्व का भी है। इसमें कुछ आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, कोई बाईपास की कुछ ऐसे स्पेसिफिक एनाटॉमी होती है, उसमें वो भी आप कर सकते हैं।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा फैक्टर हमारी फीमेल्स के लिए, एक आपका मिड लाइन स्कार फीमेल के लिए, जो यंग फीमेल के लिए बहुत बड़ा सोशल इशू है, उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये जो 3-4 चीज़ें थी जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी ऑडियंस को बताऊं। तो वो इंसिजन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट नहीं है, वो आपको वो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, मिनिस्टर नॉट में भी कर सकते हैं, राइट थैरिकॉटमी भी कर सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंसिजन्स होते हैं। और जो सबसे आजकल वेयर आई टुक माई ट्रेनिंग, उसमें सब बिल्कुल आपकी निपल्स के नीचे वो 3 सेंटीमीटर के इंसिजन देते हैं और उनके पास 3D लेप्रोस्कोपिक डिवाइसेस हैं जिससे वो कर सकते हैं। आई होप कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल सही। इस पर मैं मजीद दोबारा भी बात करूंगी। मैं सब आपकी तरफ में आऊंगी। एक हार्ट डिजीज़ के लिए या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाकी डिजीज़ के लिए भी जो इससे लिंकअप करती हैं, जैसे एक अच्छा डाइटरी प्लान उस तरह से क्या हो सकता है हमारे सर्कमस्टांसेस को जहन में रखते हुए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको जहन में रखते हुए। फूड अथॉरिटी के मेंबर भी हैं आप, और देखते हैं जो हालात चलते हैं यहाँ पर, तो बड़े बड़े नामों के रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं कि गैर मयारी अशिया इस्तेमाल की जा रही हैं, प्रॉपर जो है वो केयर नहीं की जा रही हाइजीन के हवाले से, वो भी बीमारियों को ऑब्वियसली बढ़ाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? 2 चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, एक तो डाइट है और एक सेफ फूड है। डाइट के हवाले से ये है कि जब भी कोई डाइट चार्ट बनाया जाता है, डाइट प्लान तैयार किया जाता है, तो कुछ क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, तो हमें वो देखने पड़ते हैं, फिजिकल पैरामीटर जो बॉडी के हैं वो देखने पड़ते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलोरिक इनटेक के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। एक आम आदमी के लिए पर डे कैलोरीज कितनी? एक आम आदमी के लिए 2000 से 2500 कैलोरीज जो है मुख्तलिफ मेल और फीमेल में डिफरेंट है। तो ये जो सेडेंटरी पर्सन है, जो एक नॉर्मल वर्किंग कर रहा है ऑफिस में, लेकिन उसकी अक्सर मसला कैलोरीज नहीं है, उसका असल मसला है ये टाइप ऑफ कैलोरीज, कौन सी कैलोरीज आप ले रहे हैं। कार्बोस ले रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली डायबिटीज़ की तरफ भी जाएंगे और हार्ट की पेशेंट भी बनेंगे आप। अगर वही कैलोरीज आप प्रोटीन से ज़्यादा ले रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, तो फिर आपका वो जो है तो प्लेटर जो है वो चेंज हो रहा है अब न्यूट्रिशन का। तो जहाँ तक आपने फूड अथॉरिटी का जिक्र किया, तो ऑब्वियसली फूड अथॉरिटी दोनों पहलू पे काम कर रही है, एक फूड सेफ्टी पे भी और फिर न्यूट्रिशन के भी। रिसेंटली 3 दिन पहले न्यूट्रिशन क्लिनिक का इनागोरेशन किया उन्होंने फूड अथॉरिटी में, ईद मुस्लिम टाउन में, तो उसमें CM साहब ने उसका इनागोरेट किया। वो पंजाब पूरे में उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। जो फूड सेफ्टी का पर्सपेक्टिव है, उसमें जो फूड अथॉरिटी काम कर रही है न्यूट्रिशन को अपलिफ्ट करने के लिए फूड सेफ्टी को, वो ये है जी कि फूड सेफ्टी में हमने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रिवाइज किए हैं अभी, जो कि 1965 से जो स्टैंडर्ड आ रहे हैं उसको अब हमने एक नई शेप दी है अकॉर्डिंग टू करंट सर्कमस्टांसेस जो डिजीज़ के हैं। तो उसमें वो बुक तैयार है, गजट बन गया है और पब्लिश भी हो गया है फूड अथॉरिटी में। उसमें अभी जो रिसेंट जो हमारे डायरेक्टर जनरल है कैप्टन उस्मान साहब, उनका आपने पर्टिकुलर देखा होगा, अभी सुबह जब निकल रहा था तो अभी उन्होंने सब्जाजार में छापा मार के तो खुले मसाले जो हैं वो तलफ किए हैं, जो कि सबसे बड़ी वजह बन रही थी जो टॉक्सिन्स की जो है ये मसाले जो हैं, तो उनको बैच सिस्टम में लेके हम घर का खाना खा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मिलावट ज़्यादा चीज़ें होती हैं पीछे से जो आ रही हैं उसको आप रोक भी नहीं सकते, काम खराब कर रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरह पानी है, इस तरह दूध है। अब दूध के अंदर जो है वो मिनिमम पास्चराइजेशन में जा रहे हैं वो लोग, क्योंकि दूध बहुत बड़ी बीमारियों की वजह बन रही है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप अगर पाकिस्तान के अंदर कह लें कि 270 मिलियन लीटर दूध पर एनम प्रोड्यूस होता है, हम 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, तो उसमें से आधा दूध हमारा जो है वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है मिलावट की वजह से, कोई ना कोई उसमें एडल्ट्रेशन की वजह से। तो अब गवर्नमेंट ने उसमें लाजमी कर दिया, जिस तरह बाकी मालिक में है कि विद बैच नंबर पास्चराइज्ड मिल्क जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। जुलाई 2022 से पूरे पाकिस्तान के अंदर खुला दूध बैन कर दिया जाएगा और उसके लिए मॉडल सिटी चुन लिए गए हैं इस्लामाबाद और लाहौर, इस साल जो बैन होंगे। अब बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है, बड़ा टफ डिसीजन है, लेकिन इस तरफ अथॉरिटी जा रही है क्योंकि हमें ट्रेस बैक करनी है फूड को। जो हमारा मसला असल आ रहा है ना जी, वो ट्रेसेबिलिटी का आ रहा है कि फूड कहाँ से आ रही है और हमारी प्लेट तक पहुंचते हुए। आप देखते हैं दाखिल खारिजी रास्तों पर कितने हजारों टन दूध जाया कर दिया जाता है, लेकिन 2 दिन बाद जब आप वहां खड़े होंगे तो फिर यही होगा। तो ये इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आई थिंक परमानेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है। पास्चराइजेशन ही उसका परमानेंट स्टेप है। जब तक आप पास्चराइज्ड मिल्क को पैक के अंदर लेके नहीं आएंगे, उसको उसकी शेल्फ लाइफ को चीजें जो है वो बेहतर नहीं हो सकेंगी। कोई एक मैसेज अता साहब जो आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें वो क्या होगा? अगेन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, वाइल आई वाज इन ज़्यूरिख यूनिवर्सिटी में, आई वाज सिलेक्टेड एज अ यंग लीडरशिप इन कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम, और उन्होंने हम ओनली पाकिस्तानी जिसको ये एजाज़ हासिल है, और उन्होंने हमें ये बात बताई थी कि प्रिवेंशन इज़ अ बेस्ट मेडिकेशन। स्टंट अच्छा है, स्टंट बुरा है, डॉक्टर की सर्जरी अच्छी है, डॉक्टर की सर्जरी बुरी है, दवाइयाँ असली हैं, दवाई नकली हैं, दैट डजंट मैटर।
प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिकेशन, और प्रिवेंशन पे हम काफ़ी डिटेल हम डिस्कशन कर बिल्कुल चुके हैं। सही, और प्रिवेंशन के ऊपर एक तो डिटेल डिस्कशन भी कर चुके हैं और उसके साथ साथ जितनी अवेयरनेस फैलाई जाए इस हवाले से उतना ही कम है। उमैर साहब, आपको एक मैसेज देना चाहें वो क्या? जी, मैं पर्टिकुलरली उन माओं के लिए जिनके बच्चों को वो सुबह लंच बॉक्स बना के देती हैं बड़े शौक से, नगेट्स उसमें डाल के और सारा कुछ, तो हमने अभी सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर इशू आ रहा है बच्चों में आ रहा है न्यूट्रिशन का, क्योंकि एक न्यूट्रिशन बैंक होता है जो आप बच्चे की 1 साल की उम्र से 10 साल की उम्र में से जो न्यूट्रिएंट रखते हैं वो सारी उम्र उसका बैंक जो है उसके साथ चलता है। तो हमने एक तजवीज़ दी, अभी रिसेंटली मैंने डान में आर्टिकल लिखा है और उसमें हमने गवर्नमेंट के साथ अभी मीटिंग हो रही है हम सोसाइटी हमारी की, उसमें हम लॉन्च कर रहे हैं जी कि हर स्कूल जो है वो एटलीस्ट 1 न्यूट्रिशन टीचर अपॉइंट करे जो उन बच्चों को उस वक्त जरूरत है न्यूट्रिशन की, वो बाद में नहीं है जो 10 साल की उम्र तक के लिए है। तो ये अल्लाह करे हमारा ये प्रोग्राम हो जाए। इट्स अ वेरी गुड सजेशन। अगर न्यूट्रिशन आपको स्कूल में बता दी जाएगी तो बच्चे घर जाकर खुद डिमांड करेंगे कि हमें ये खाना है, हमें ये खाना है, हमें ये बना कर दें, हमें ये बना कर दें, ताकि वो जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है बच्चे वो बहुत हद तक कम हो सके। लेकिन इसमें प्राइवेट स्कूल्स के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल्स भी अगर कोलैबोरेट करें और ये दोनों सेक्टर्स जो है वो अपना रोल प्ले करें तो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल इसी नोट पर आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।